माननीय अध्यक्ष जी, Yes. Question number 221, Sri Mudde Hanuman Gowda ji. Thank you, madam. Question number 221. Yes, Minister, विवरण सभा पर रखा हुआ है। पूछिए जी. This ancient Indian medicine practice under Ayush provides a natural remedy and has been practiced since from the time immemorial. It is scientifically asserted that compared to this allopathic system, this Ayush has no side effects. That's why people from around the world, now they are looking at towards Indian Ayush treatment, because that has been proved that is comparatively it is not, that doesn't have more side effects. Sir, a lot of private hospitals are there in India and they are rendering good service to the needy people. To support this ancient form of medicine and the passion and support of this government is the need of hour. Hence, my question is whether the government is intended to start and commence this Ayush practice in the government allopathic hospitals, so as to enable to people, the needy people, to get treatment in the government hospital and the treatment under Ayush. Whether the government is intended to bring that practice. माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने सही बात कही, अच्छी बात कही है और इसके लिए हम आयुष मंत्रालय प्रयत्नरत है। माननीय सदस्य ने कहा कि जो आज आयुर्वेदा को या आयुष के सभी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो पैथीज है उनको लोग चाहते हैं और इसलिए हमारे प्रयास है कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम को लोकेशन में हम चाहते हैं कि आयुष के कई जो डॉक्टर है वहाँ रहे। इसके लिए हम राज्य सरकार को कम से कम 20 लाख रुपए प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपनी ओपीडी या बाकी सब करने के उनको ट्रीटमेंट देने के लिए हम पैसे देते हैं और हमारे डॉक्टर आयुष के डॉक्टर वहाँ बैठ के वो करते हैं। दूसरी बात है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ भी इसी तरह के पैसे हम देते हैं। 30 लाख पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए वहाँ शुरू करने के लिए राज्य सरकार को देते हैं। आप जानते हैं कि जो हेल्थ है वो राज्य सरकार का विषय है और ये सब उसको प्रमोट करने के लिए हम इसी तरह के फाइनेंशियली उसको मदद करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने हमारे जो आयुष मिशन, हमारे आयुष के इसमें जो आयुष मिशन हमने फ्लोट किया है उसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट को 50 बेड का हॉस्पिटल देने के लिए 11.5 करोड़ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट को देते हैं। आज तक हमारे पास कम से कम 31 राज्यों से 31 प्रोजेक्ट आए हुए कई राज्यों से और हमने इनको अभी वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा भी रिलीज किया हुआ है। और हम चाहते हैं जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारी यहाँ भी आयुष की प्रैक्टिस ज़्यादा हो, आयुष के डॉक्टर वहाँ जाके लोगों को ट्रीटमेंट दो, लोग चाहते हैं जैसी सर्विस उनको दे दो और ये सब राज्य सरकार के जरिए हम सब करते हैं। इसके बजाय हम हर कहीं जब राज्य सरकार जब जमीन देती है वहाँ हम इसको आगे बढ़ाने के लिए वे नेशनल इंस्टीट्यूट विथ रिसर्च एंड हॉस्पिटल ये भी प्रस्तावित कर रहे हैं और ये 2-3 राज्यों में हमारा काम अभी शुरू है। Madam, large number of posts of doctors, paramedical staff and other staff is lying vacant according to the information furnished to us in your answer. So to meet the demand and the requirement, whether the government is intended to start more government teaching institutions so as to fill the vacant posts. माननीय सदस्य ने सही कहा है और जो वैकेंट पोस्ट है वो जब हेल्थ राज्य सरकार देखती है इसलिए उसका डेटा हम नहीं रखते, इसलिए आंसर में हमने आपको डेटा नहीं दिया है। लेकिन हम चाहते हैं जो हम नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च सेंटर डालते हैं सभापति जी, उसमें हम पीजी कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स सब जगह है लेकिन वहाँ भी पीजी कोर्स शुरू किया है
ताकि जो पीजी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ के जाएंगे वो तो प्रोफेसर इसके लेवल पे जाएंगे, और जो हमारे देश में प्रोफेसर की ज़रूरत है वो नीड हम कैटर कर पाएंगे। हमारे ऐसे 11 नेशनल इंस्टीट्यूट भी है, और वहाँ हम इस तरह का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो शुरू करे हैं, और इससे आगे के लिए ये फैकल्टी हमें मिल जाएगी। प्रहलाद पटेल जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने पहले भी अध्यक्ष जी मंत्री से जानना चाहा था कि जब भी हम इस चिकित्सा पद्धति के बारे में विचार करते हैं तो रोग पहचानने का तरीका या तो नाड़ी होता है या जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको चिकित्सा विज्ञान में मान्यता नहीं है। अगर वो मान्यता नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि उसका कोई मेडिकल जो सेंस है वो जो उसका लाभ कभी आम आदमी को या कभी एविडेंस की ज़रूरत पड़े तो नहीं मिल पाता है। क्या उसके बारे में मैंने पहले भी बात पूछी थी। दूसरा, एक आश्वासन पार्लियामेंट का पड़ा हुआ है कि प्रिजर्वेटिव जो होते हैं तो अभी तक सारे के सारे रासायनिक होते हैं। जैविक तरीके से होने वाले जो प्रिजर्वेटिव है, जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो हम सिर्फ रोगों और अस्पताल तक सीमित हो जाते हैं। क्या इसके बारे में भी कोई प्रोग्रेस इस क्षेत्र में हुई है, या कोई ऐसा अनुसंधान जो अगर कोई चीज़ हमें संरक्षित करनी है, सब्जियां फल, वो जैविक तरीके से हम रखना चाहेंगे तो क्या इस आधार पर भी कभी हमारा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है क्या? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नाड़ी परीक्षा के बारे में पूछा है। नाड़ी परीक्षा एक हमारे आयुर्वेदा का एक हिस्सा है, और आयुष मंत्रालय इस नाड़ी परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम काउंसिल जो है हमारा काउंसिल फॉर आयुर्वेदा, इससे इसके लिए हमने मीटिंग भी उनके साथ हुई है, और ये जो नाड़ी परीक्षा विषय है वो अगले एजुकेशन लिस्ट में डालने के लिए हम प्रयत्नरत है, इसके पर हम विचार कर रहे हैं। रिगार्डिंग प्रिजर्वेटिव जो है, मेरे ख्याल से प्रिजर्वेटिव हमारे आयुष सिस्टम में प्रिजर्वेटिव का कोई ये नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, जैसा हमने नीम कोटिंग हो, ऐसा कुछ हो, इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ इसके बारे में कहा है, मैं काउंसिल को, रिसर्च काउंसिल को इसके बारे में पता करवाऊंगा, और इसके ऊपर हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। सौगत राय जी। हाँ मैडम, ये बात सही है कि आयुष दिन पर दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। लोगों को लगता है कि जैसा पहले प्रश्नकार पूछे कि आयुष में कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो एलोपैथिक मेडिसिन में है, लेकिन आयुष का मूल समस्या हमें दिखाई देता कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बहुत लोगों का स्पॉन्डिलोलिसिस ऐसा बीमार है, लोग कहते हैं कि ये आयुर्वेद से अच्छा हो सकता। सारा देश में कोटाकाल आर्य वैद्यशाला खुला है, हमें नहीं पता कि कौन कोटाकल, हाँ वही तो आर्य वैद्यशाला बोलता है तेल मालिश से सब बोन डिजीजेस ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन असल है कौन नकल है। तो मैं माननीय मंत्री से पूछने चाहता हूँ कि ये जो डिजीजेस है, खास करके आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइज करने का क्या कदम उन्होंने उठाए। ऐसे कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई स्टैंडर्ड सरकारी रिकॉग्नाइज कोई पद्धति नहीं है। इसके बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं? आज आयुर्वेद का प्रश्न है तो पूरा हिंदी में पूछा है उन्होंने। या माननीय सदस्य जी ने मेडिसिन के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पूछा है। आपको पता है कि 2 साल पहले ही आयुष मंत्रालय अलग कर दिया है, और जो हमारा जो यूनिट है एलोपैथी में, उसके साथ ही अब तक हम वो जो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में उनके साथ ही हम चल रहे हैं, और हमने डिमांड किया हुआ है कि ये हमारा फार्माकोपिया अलग है, और इसके लिए हमें अलग करने के हमें परमिशन में सरकार के ऊपर मांगा हुआ है। हमारे वो स्टैंडर्डाइजेशन देखने के लिए सभी जगह सभी राज्यों में जो इंस्पेक्टर है वही जाके जहाँ मेडिसिन है वहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस मिले भी हुए हैं, इसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। जब तक हमारा फार्माकोपिया डिपार्टमेंट या मेडिसिन अलग नहीं होगा तब
अच्छी तरीके से हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये अभी सैंक्शन होने के मार्ग पर है, या हम जल्दी करेंगे। और जो सेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। आज हमारा कई मेडिसिन ये सेंट्रलाइजेशन नहीं होने के नाते ये फॉरेन में भी जो हमारा मेडिसिन आता है वो फूड सप्लीमेंट्री करके नाते जाता है। जब वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तभी हमारे देश को भी और आयुर्वेदा को भी बहुत अच्छा, बाकी सब पैथी को भी अच्छा फायदा मिलेगा। एस राजेंद्रन, इट्स ओके। यस राजेंद्रन। Madam Speaker, Tamil Nadu is one of the pioneers in Siddha and other forms of alternative medicine, including Ayurveda and homeopathy. How much emphasis is being paid to derive full potential of Tamil Nadu in Siddha, Ayurveda and homeopathy? It is that rupees 400 crores has been earmarked under the National Ayush Mission in various activities. How much of it would be spent on setting up Ayush hospitals and dispensaries in states, particularly in Tamil Nadu, 2017 or 18, Madam? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि तमिलनाडु में, मैं उनको कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कम से कम आयुर्वेदा का खाली 2 हॉस्पिटल है, यूनानी का 1 हॉस्पिटल है और 271 हॉस्पिटल सिद्धा का है और ऑल टुगेदर 276 हॉस्पिटल तमिलनाडु में है, 276। और जिस तरह से जो ग्रांट हम आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुष मिशन के जरिए हम जो ग्रांट देते हैं और इस सिद्धापैथी जो पैथी है वो पैथी के लिए जैसा उनका जो बजट वो मांगते हैं उसी तरह से बजट आज तक हमने दिया हुआ है और इसमें कमी कुछ नहीं। जो प्रपोजल उनका आएगा वो प्रपोजल हमने आज तक सैंक्शन किया हुआ है, कुछ कमी नहीं रखे है और यदि प्रपोजल भेज देंगे तो इसके लिए हम बजट देने के लिए भी तैयार हैं। भारती श्रेयाल, शॉर्ट क्वेश्चन। आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। थैंक यू मैडम। मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आयुष मिनिस्टर जी को, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारी प्राचीन जो संस्कृति, हमारी प्राचीन विरासत है, योग और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार किया। योग डे भी मनाया जा रहा है और इसकी वजह से पूरा विश्व अब हमारी जो ये धरोहर है उनके प्रति मुड़ा है। हमारे देश में भी लोग आयुर्वेद के प्रति अब मुड़ रहे हैं। सारे देश के लोग भी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति अपना रहे हैं। लेकिन मैडम ऐसा देखा गया है कि मार्केट में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो बड़ी महंगी मिल रही है और उसकी वजह से भी लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लंबे अरसे तक नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिकल स्टोर खोल रखे हैं, ऐसे अगर हमारे आयुर्वेदिक औषधियों के मेडिकल स्टोर खोले जाए तो मुझे लगता है कि पूरा देश ये आयुर्वेद के प्रति मुड़ेगा और हमारी ये चिकित्सा पद्धति बरकरार रहेगी। थैंक यू मैडम। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा एलोपैथी के जरिए जो जेनरिक मेडिसिन का कम से कम मेरे ख्याल से 3000 स्टोर पूरे देश में होंगे, हमारा प्रयास है उनके साथ साथ हमारा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बाकी सभी पैथी का मेडिसिन है, वो भी इसमें रखा जाए। इसीलिए हम प्रयत्नरत है और हम हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए हम एक कोशिश हमारी शुरू है और इसके लिए हम प्रयास निश्चित तौर से करेंगे। महेश गिरी, शॉर्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से योग को विश्व प्राप्त मान्यता मिली। योग और आयुर्वेद एक सिक्के के 2 पहलू है जो अलग अलग कभी नहीं हो सकते। मेरा मंत्री महोदय जी जानते हैं मैं बहुत इस विषय के नज़दीक जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रश्न मंत्री महोदय से ये है कि जो प्राचीन विद्या आयुर्वेद की चली आ रही है, इसमें इस विद्या में रोग जन्म लेने के पहले ही कैसे ध्यान रखा जा सकता है नाड़ी के। और ये जो बात की, कई ऐसी विद्याएं हैं
जिसको आज नए नए नाम चढ़ाकर विदेशों से भारत में आ रही है। ऑस्टियोपैथी एक ऐसा नाम है जो विदेशों से भारत में है, पर यह भारत से लुप्त हो गई ऐसी विद्याएं हैं। ऐसी कई मेडिसिन है जो लुप्त हो रही है, कई जड़ी बूटियां लुप्त हो रही है। इसके लिए मंत्रालय के माध्यम से क्या आयुर्वेद को, जैसे योग पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुआ, ऐसे प्रचार प्रसार के साथ और जो लुप्त हो रही विद्या और लुप्त हो रही औषधियां हैं जो एक नया जीवन दे सकती है, उसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है? बस यही जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आयुर्वेदा खाली रोग को रोग होने के बाद दूर करने के लिए है, ऐसा ही नहीं। आयुर्वेद को तो प्रिवेंटिव भी हम कह सकते हैं। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो आगे नहीं होना चाहिए, इस तरह का मेडिसिन भी आयुर्वेद में उपलब्ध है। और जिस तरह की लाइफस्टाइल हमने बदल दी है, ज़्यादा रोग तो हमारे लाइफस्टाइल के खातिर आज तैयार हो रहे हैं। यदि हम ठीक तरह से लाइफस्टाइल हमारी रखें और प्रिवेंटिव के लिए जो कुछ प्रिवेंटिव बताया वो ले ले, तो जन्मकाल में रोग होने की संभावना भी नहीं होगी। और इसीलिए हमारी पूरी आयुष मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि इस तरह से योगा का जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए इस तरह की जो लाइफस्टाइल अपनाने। और उसके बाद में जो मेडिसिनल प्लांट, इसके बारे में बोला है कि ये सब पुरानी जो औषधियाँ हैं जहाँ कहीं डेंजरस जोन में भी है, उसके प्रिवेंशन के लिए हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बहुत काम कर रहा है। इसके लिए बजट भी बहुत हम राज्य सरकार को देते हैं। और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स के अंदर भी हम एनजीओ को जो मेडिसिनल प्लांट करने के लिए, उसको उगाने के लिए हमारे प्रयत्न है। और जो कुछ पैसा हमारा एनमार्क किया हुआ है बजट में, वो पूरा पैसा हम इसके लिए हम खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 222, श्रीमती संतोष अहलावत। क्वेश्चन नंबर 222। यस मिनिस्टर, दिया गया है। ये पूछिए सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसके अनुसार 70% ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक न्यूनतम पहुँच है? यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय क्या किए गए? अध्यक्ष जी, अभी इस प्रकार की रिपोर्ट जो आपने जैसा कहा माननीय सदस्य ने कि हमारे पास कोई इस प्रकार की रिपोर्ट एक तो प्राप्त नहीं है। और जहाँ तक सुधारात्मक जो कदम उठाए गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि चिकित्सकों के लिए और उनकी सेवाओं में वृद्धि की दृष्टि से भी हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये लगातार NRM का एक जो मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से हमने चिकित्सकों और विशेषज्ञों की जो हमारे राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवाएं दे रहे हैं, उनके विस्तार की दृष्टि से भी, और उनको हमने इसमें 35,000 से लेकर के 1,75,000 रुपये तक मानदेय देने का भी फैसला हमने किया। और लगभग बहुत बड़ी संख्या में हमने करीब 28,000 चिकित्सकों की हमने नियुक्ति इस पर की है और निश्चित इससे वृद्धि होगी। जहाँ तक दूसरा जो पक्ष है, इसके लिए हमने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाले जो चिकित्सक हैं, प्रतिवर्ष अगर 3 साल का हमने एक क्राइटेरिया रखा है और प्रतिवर्ष उनको 10 अंक बोनस अंक दिए जाएंगे। और ऐसे लगातार 3 वर्ष तक वो काम करेंगे तो उनको 30 अंक उनको चिकित्सा प्रैक्टिस के समय में, जब भविष्य में अगर इस प्रकार के वो एग्जाम में बैठेंगे तो उनको बोनस अंक देने का प्रावधान हमने स्पेशली किया हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री। हालांकि मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब कुछ दे दिया है मैडम, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार ने हाल ही में ये प्रस्ताव पास किया है कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 50% सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष तक काम किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष जी, मैंने जैसे स्पष्ट तौर से कहा है कि हमारे पास ये जो 50% हमने रिजर्वेशन रखा है और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए, और मैंने कहा है कि प्रतिवर्ष
3 वर्ष का हमने लक्ष्य रखा है कि 3 वर्षों में अगर जो भी चिकित्सक 3 वर्ष तक लगातार वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में काम करता है तो उसको बोनस अंक देने का हमने प्रावधान किया है ये। और इसमें जो 50% हमारे रिजर्वेशन की व्यवस्था है और उनको पीजी जैसे क्लासेस में आगे हम प्रमोट करने में उनको सहायता करेंगे। के गीता। Thank you, Speaker Wang, for giving me this opportunity, because this is a very important question pertaining to the rural infrastructure provided in the rural areas, madam. Health infrastructure provided in the rural areas. I thank the government for its emphasis on health, madam, and for the new health policy. But still today, even the physical infrastructure in the rural areas is still a question mark, and there is a lot of gap, huge gap in the Indian healthcare system that need to be filled in the rural areas, madam. And this rural health is also the subject matter of the state government, and the doctors who are working in the rural areas, they are not having proper infrastructure to live there in the rural areas, madam. So no doctor is interested in staying in the rural areas and serving the poor. I would like to ask the minister through you, madam, is there a comprehensive policy that is being formulated by the union government to coordinate with the state government on providing this physical infrastructure in the rural areas, thereby to provide affordable health care to the rural population and as well as to the entire tribal population, madam, today, which is in a very desperate condition. Thank you, ma'am. अध्यक्ष महोदया, वैसे सारे ये इस व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार अपनी व्यवस्थाएं अलग अलग करती है। केवल हमारा काम है, भारत सरकार का काम है उनको ग्रांट देना। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से हमने किया है। अभी हमने एक कमीशन भी, हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन हम करने का एक फैसला हमने किया है और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। ये आने वाले, मैं तो उससे भी चाहता हूं कि जब ये बिल आए उस समय आप सब लोगों का समर्थन, मुझे लगता है इसमें सारी चीज़ें दिखेंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को जितना बेहतर हम कर सकते हैं, हमने सारा इसके अंदर प्रोविज़न किया है और बहुत जल्दी हम निकट भविष्य में इसको लेकर के आने वाले हैं। जहाँ तक रूरल हेल्थ मिशन का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे पास है जो सेवाएं देने के लिए जितने स्कीम्स है, हमने लगातार इसके लिए लगभग हमने 23,000 एम्बुलेंस की हमने व्यवस्था किया है, जिसके अंदर 108, 102 अलग अलग स्टेटों की अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हर प्रदेश सरकार करती है और कुल मिलाकर के हम राज्य सरकारों को हम ग्रांट देते हैं। राज्य सरकार वहाँ अपनी व्यवस्था स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दृष्टि से करते हैं। केवल हमारा ये निर्देश प्राप्त है। जायसवाल जी, शॉर्ट क्वेश्चन, केवल फॉर द रिजर्वेशन क्वेश्चन इज। माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने कानून कम से कम बना रहे हैं, नहीं तो आजकल तो मेडिकल कॉलेज का कानून बनाना लोधा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट का काम हो गया। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रूरल में 70% सुविधा उपलब्ध नहीं है, उससे मैं ऐतराज करता हूँ। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा काम पैसे देना है, पैसे देने से जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। यूपी में पूरा NHM घोटाला हो गया मैडम, बिहार में एक कमेटी बनी, सारी दवाओं का घोटाला हो गया, आज तक दवाइयाँ बिहार में खरीदी नहीं जा सकी हैं। तो यह पैसे दे दिए, वो पैसे का उपयोग नहीं हो, गरीब जनता को आप सबूत हैं, पूरा NHM घोटाला का FIR बिहार में हुआ है। तो इस चीज को मेरे को मंत्री जी से कहना है कि अगर कोई प्रदेश नहीं खरीद सकती है दवाइयों को, तो केंद्र सरकार अपने तरफ से इनिशिएटिव ले, गांवों के पास दवाई पहुंचना ज्यादा जरूरी है। किस तरह से पहुंचे ये आवश्यक नहीं है। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा कि जिन जिन प्रदेशों में घोटाले हुए हैं और दवाओं की खरीद नहीं हुई है, क्या उन प्रदेशों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करके ग्रामीणों को दवाएं पहुंचाई जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक है, कोई इस प्रकार का प्रकरण के बारे में या किसी राज्य सरकार के बारे में कोई अगर शिकायत करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ केवल स्टेट का नाम, केवल स्कीम्स के बारे में। और मुझे लगता है कि इसके लिए हम जरूर इसको दिशा निर्देश देंगे और उसकी जांच की जो भी प्रक्रिया है उसको हम आदेश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 223 श्री अशोक नेते। अध्यक्ष, प्रश्न संख्या 223। मिनिस्टर, Answer is laid on the table. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तार से बताया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सेवानिवृत्त सैनिक हमारे सशस्त्र बल परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमारे मूल्य और संस्कृति के पालक है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें
पूर्ण सम्मान दे, क्योंकि वे वर्तमान और अतीत के मध्य की एक अटूट कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दे और चिंताओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्परता के साथ सभी कदम उठा जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने एक रैंक एक पेंशन योजना लागू कर दी, जिसकी मांग कार्यान्वयन के लिए पिछले 40 से अधिक वर्षों से लंबित थी, लेकिन अभी भी उनके लिए और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में मैं अपने इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि देश में विगत 3 वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं पुनर्रोजगार के माध्यम से कितने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सम्मानित एवं स्वावलंबी बनाया गया है। Madam, the Director of General Resettlement is an attached office of Ministry of Defence, which facilitates the resettlement of ex-servicemen by organizing pre- and post-retirement training, re-employment and self-employment. Nearly 60,000 armed forces personnel retired or released every year, most of them being in a comparatively younger age bracket of 35 to 45 years, and need a second career support to their families. And these personnel constitute valuable, disciplined, well-trained, dedicated, and talented pool available. And that's why, through all these measures, good number of ex-servicemen, they have been given the jobs. For example, there are job opportunities in central government also. Then there are job opportunities nationalized bank. Otherwise, placement assistance through DGR, there are so many DGR sponsored security schemes. ASM coal loading and transportation scheme is there, and other schemes are also there. Maximum number of ex-servicemen, they are given the second job in the form of security personnel. Yes. So I would like to give the figures. In 2014, security agency, they could absorb 41,764 personnel. While ESM company sponsored in coal, these are for the officers 6. Widows disabled ESM attached in coal companies 96. Management of CNG stations NCR 63. Sponsored for CO scheme 499. Issue of eligibility certificate for allotment 65. Mother Dairy Milk Booth Safai Booth 211. Gopalji Dairy 5. Placement by DGR Director 4,957. Placement by Rajya Sainik Board 13,637. And employed by DSC 4,650. Second supplement. अध्यक्ष महोदय, प्लीज आवाज बहुत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन पुनर्वास महानिदेशालय, पूर्व सैनिक विभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले पूर्व सैनिक कल्याण निगमों द्वारा विशेषतः पर्वतीय एवं दूरदराज क्षेत्र, जहाँ काफ़ी अधिक संख्या में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित रहते हैं, उनके लिए संचालित योजनाओं की जानकारी उन तक सुगमता से पहुँच सके और वे उन योजनाओं से लाभान्वित हो सके, इसके लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं तथा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास के संबंधित क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? Madam, in welfare scheme, the most important thing, Director of Resettlement, is the training. That is before pre-retirement
and after the retirement. For officers, there is a training of 24 weeks of management courses at IIM and other reputed B schools. Certificate courses for like management of academic institutions, supply chain management, retail management. Newly introduced courses certified by NSDC in various skill sectors. Courses approved by government bodies like DG Shipping, DGCA, etc. 60% course fee is paid by DGR, while 40% is paid by each individual officer. And widows of officer also eligible to undergo the courses. JCOs and OR and equivalent training at the institute. The course includes IT, security management, other skill sectors approved by NSDC, and also course by other institutions. Yes. A number of measures been taken to provide more benefits to ex-servicemen. Number of scholarships under Prime Ministership scholarship has been enhanced to 4,000, from 4,000 to 5,500 in academic year 2015-16. Marriage grant for daughter has been enhanced from 16,000 to 50,000. श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो इस प्रश्न के बारे में उन्होंने उत्तर दिया है उस उत्तर में शहीद जवानों के परिजनों के लिए जो आर्थिक सहायक केंद्र सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं उसमें एक उनकी जो बच्ची रहते हैं बच्ची के शादी के लिए सिर्फ 16,000 से 50,000 तक की प्रोविजन की गई राशि रखी गई है। ये अच्छी नहीं है अध्यक्ष महोदया। आज की महंगाई बढ़ गई है और 16,000 50,000 में कुछ हो ही नहीं सकते। उसमें मेरे आपके माध्यम से मांगता हूँ मैं कि कम से कम उनके शादी के लिए 1.5 लाख से 2 लाख की करने की जरूरत है। दूसरी मांग मेरी एक ऐसी है अध्यक्ष महोदया, हालांकि मेरे क्षेत्र में अभी पिछले 6 महीने में 2 जवान शहीद हो चुके हैं, अभी एक सावंतवाड़ी में और अभी एक कुडाल में। ये दोनों शहीद जवान नौजवान थे और उनकी जो बीबी है एक 25 या 30 साल की उम्र में है, एक छोटे 1 साल के बच्चे हैं। ऐसे उनके परिजनों को जो उनके शहीद जवान की पत्नी हो उनको तुरंत सरकारी नौकरी देने की प्रावधान कानून में करने की जरूरत है। क्या सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोच रही है? Madam, through you, I would like to inform honorable member. This is a good suggestion. We'll take the note of that. But then I would like to inform him. As far as marriage grant for daughter is concerned, it was 16,000, and this year it is made 50,000. But then it is a good suggestion. Government has taken note of that. Thank you. Question number 224, Shri S.R. Vijay Kumar. Question number 224, Madam. Yes, Minister. A statement is laid on the table of the House. Supplementary. Thank you, Madam. I would like to thank the Honorable Minister for providing 56 crores to Tamil Nadu for the protection of street and destitute children in the current year. Madam, Tamil Nadu government, following the footsteps of our beloved leader, Puratchi Thalavi Amma, is taking sincere efforts to protect the street children under the Integrated Child Protection Scheme. I would like to know from the Honorable Minister whether the government has any other special schemes to increase the infrastructure facilities to provide good education, vocational, sports and health care facilities, Madam. Ma'am, the ICPS, that's the Integrated Child Protection Scheme, we pay for open shelters, child line, specialized adoption agencies, railway children, which is a new thing we've started. We help NGOs reunite children with parents. We run child welfare committees. We run DCPUs. What we have done recently is done a mapping of 9,000 childcare institutions, of which, as soon as we know what they need, we would be happy to provide it if it is in the interest of the children. We also have open shelters. If you tell us what you need more, then we would be happy to factor that in
into the childcare institutions that we fund. Second. I would like to know from the Honorable Minister whether the government has any plans to collect the complete data on the street and destitute children in the country through government agencies or NGOs and provide funds for the same. The government does not maintain data till now on the number of street and destitute children in the country because the population is so amorphous and it floats. There are abandoned, kidnapped, trafficked, runaways, migratory. However, a rapid study was done 4 years ago by an NGO called Don Bosco National Forum. And there they found that the main 3 cities which had children on the streets were New Delhi, Mumbai, and Kolkata. Chennai, comparatively, even though it came in at 4, did not have that many children in 2013. I suppose as the general population grows, the number of street children would increase. However, we have now done a great deal of work for interventions. For the first time, ma'am, I'd be happy to tell you that we have taken out a standard operating procedure for children, care and protection of children in street situations, and I would be happy to give it to every member of parliament. In that, we have specifically outlined what to do with the child in whichever situation and how to deal with the child. So we have nothing planned to map the number of children, but certainly there is now an SOP in place on what to do with the children we come across. Viren. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि उसमें अनाथ और बेसहारा बच्चों की संख्या के बारे में मंत्रालय कोई आंकड़े नहीं रखता है, लेकिन वर्ष 2013 में यंग एट रिस्क और डॉन बॉस्को रिसर्च सेंटर मुंबई इनके द्वारा जो आंकड़े का संग्रह किया गया उसके बारे में बताया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनाथ होने का दर्द जो है ना, जो अनाथ बच्चा होता है वही जानता है। सुबह सुबह जब हम सब लोग घरों में सो रहे होते हैं और बच्चे अपने कंधे पर पॉलीथीन का बैग लेकर पॉलीथीन इकट्ठा करने के लिए, पुट्ठा इकट्ठे करने के लिए निकलते हैं और स्कूल जाते हो कि बच्चों को जब वो यूनिफॉर्म में जाकर देखते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जूते पहनकर जा रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये आता है कि हमको भी इस तरह की छाया मिले ताकि हम भी स्कूल जाएं, हम भी पढ़ाई करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से बालिकाओं के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय शुरू किया गया है, क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें मातृ छाया जैसी कोई संस्था बनाकर, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे छोटे मौजूद शहरों में भी बाल गृह नहीं है और जो बाल गृह हैं भी उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या देश में इस तरह की कोई मातृ संस्था बनाकर और इस तरह के निराश्रित और बेसहारा बच्चों के लिए उनके शिक्षा, पुनर्वास और उनके कौशल विकास के संबंध में कोई योजना बनाएंगे क्या? बहुत बढ़िया। It's a good question. We don't make the institutions ourselves. What we do is we pay for any NGO to run institutions. We have CWCs. We have which are supposed to, with the DCPO, work to map vulnerable children. However, since I took over charge of this ministry, we have increased the number of childcare institutions that look after children in distress by approximately 500. In 2014, there were 1,757 institutions getting help. Now, in 2017, we have 2,283. And I'm happy to institute, pay for, help, increase the facilities for any NGO that applies to us and is doing work. Also, we have done something new. We have, for the first time, we've done a mapping of every single children's institution in the country. And we have found that there are 9,000 plus institutions. Many of these have never been registered, get no help from the government. We have asked in 675 districts, we have asked them to register themselves. Apart from this, we have started a new thing called the Railway Children's Helpline, in which so far 17,900 children have been rescued, helped, and put into institutions. We have put open shelters, which have every facility in them. We have 306 started. We
in the railway children's thing, we have taken 30 railway stations, both source and receiving. We've put posters in all the bogies, asking people to identify children who they think are being kidnapped, trafficked, or are runaway, so that they don't end up on the street. We then pick them up in these 30 most vulnerable stations, and we have a helpline, help desk at each one of these stations, plus sensitization of the railways. We're trying our very best to keep children off the road. Regarding orphans, we have a large number of orphanages. Those are being upgraded. As I said, the mapping has been done of each one. The study has yet to come to me, and then we find out which one of these orphanages need to be made better and how many more we need, and accordingly we will increase them. Adhir Ranjan ji. Madam, there is no dearth of programs, there is no dearth of promises, there is no dearth of fund, etc., etc. We are all very much habituated of listening this kind of issues. लेकिन मैडम, मैं मंत्री जी को अपना ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि आज बंगाल में जो हो रहे हैं, इसको थोड़ा आप गौर से देखिए। बंगाल अभी बेबी ट्रेड की हब बन चुके हैं। बंगाल में आज सैकड़ों बच्चे बंगाल से तस्करी होने की आज शिकार बन चुके हैं। बिस्किट की कार्टून में बच्चे को रखा जाता है नर्सिंग होम। ये सरकारी पार्टी जो है वहाँ उनकी मदद से जो नर्सिंग होम है, ये नर्सिंग होम सारे बेबी ट्रेड की हब बन चुके हैं। ये बंगाल में आज सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया से आज तस्करी करने के लिए बंगाल आते हैं। ये बंगाल को इस हालत से बचाइए। मंत्री जी, आप खुद ये एडॉप्शन की जो पॉलिसी है, ये एडॉप्शन की जो पॉलिसी है, चिल्ड्रन केयर की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी को सुधार कीजिए। और बंगाल में जो आज हो रहे हैं वो हम सब के लिए शर्मिंदा की बात है। ये Yes, no, you don't have any question. What is it? It's okay. Venugopal, this is not the question at all. You don't have any question. Sorry. Suggestion. You have any answer? Because he has not asked any question. Only allegations. Ma'am, Yes? it is not just West Bengal. There, for many, many years, since before independence, there's been this terrible rivage of women who have a baby and then are told that that baby is dead, and then that child is then trafficked or sold. And this used to mainly happen with children that were going abroad. This particular case in West Bengal, a lot of children were trafficked by several nursing homes, and they, in fact, one of the people who presumably was trafficked and sold to or adopted by a foreign couple is now working with us. He's come back to India and he's working with us for foster care. He's a very fine young man. But however, this is not just a West Bengal program. CARA is now one of the strictest institutions in the government. We every single day keep a watch on everything. Now, when I became minister, there was not even a list of the number of orphanages in India. There was no number of children that were available. Now we have done an intensive study. We know which child is going where. We keep, it's absolutely a minute-to-minute monitoring. Every time we get a complaint about any suspected nursing home, including the ones that you have talked about, then action is taken. In fact, the action that was taken in the nursing homes in West Bengal was done at my instance and our instance of the ministry. So if the members of parliament here could, even every time they suspect something happening, could bring it to our notice, we take immediate action. This is an area of that is being dealt with very strictly. Anurag Thakur. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में मंत्रालय ने और माननीय मंत्री जी ने ये कहा है, एक तो डॉन बॉस्को नेशनल फोरम की रिपोर्ट में भी
आंकड़े दिए गए हैं कि किस शहर में कितने कितने बच्चे हैं, और उसके अलावा उत्तर में बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग ICPS program through state governments and UT administrations with the objective to create a safe and secure environment for overall development of the child in need for care and protection, including street and destitute children. अध्यक्ष जी, इसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो देश की राजधानी का है, लगभग 70,000 बच्चों का। उसके बाद मुंबई का 19,000 के लगभग है। अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो ये आंकड़े कितने सही होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट ऐसी नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको इस तरह के बच्चे नज़र ना आते हों। तो क्या माननीय मंत्री जी इसको अपने विभाग की विफलता मानती हैं कि दिल्ली प्रदेश सरकार की विफलता मानती हैं, और क्या कदम ऐसे उठाए गए हैं कि जिसमें ऐसे बच्चों को 21वीं शताब्दी में वो सब सुविधाएं नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं क्या प्रयास ये ऐसा उठाने वाली हैं कि जो न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में इसकी संख्या बड़ी तेज़ी से गिरेगी, और हम चाहेंगे कि ऐसे कोई बच्चे ना, और सारी सुविधाएं इस तरह के बच्चों को मिले जिनको आज तक सुविधा नहीं मिली। जैसे माननीय वीरेंद्र जी ने कहा, ऐसी कौन सी सुविधाएं वो बनाने वाली हैं? क्या कोई टारगेट रखा गया है कि इतने वर्ष तक हम लोग इसकी संख्या को कम करने वाले हैं? Ma'am, we in fact have been working in the ministry to formulate a plan which is based on zero tolerance to child begging. We have called a meeting next month, in the first week of next month, which includes the police, NGOs that are working in the area, us, the state government of Delhi, in order to form, to start with, it will be 1 month of zero tolerance for children. This is, if there are, say, 70,000 children, we need to know that picking them up is fairly simple. How to put them into various institutions so that we don't destroy them in the process. Many of these children belong to their parents who are also beggars. Some of them are trafficked, some of them are orphans, some of them are part of groups of children themselves. But by next month, in the first week, we will have a specific plan for the zero tolerance. And then maybe I can bring it here and explain to you. The children are the jewels of our society, madam. Yes. Though protects the children of destitute is one of the important things. I'm agreeing. But, Madam Speaker, nowadays children in the homes are also not safe, madam. Lot of incidents has happened day by day. The children in the homes, the children's orphanage has been sexually harassed. Even though the child has 3 years and 5 years, lot of criminality has been happened day by day. In our state also, some reports are coming like that. We are actually ashamed of this. Whether we have an act, I'm told, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 there to protect the children. But we have to enforce the act, we have to enforce the implementation of these things there. Whether the government is going to in detail for strong actions and strong implementation on this act. And also after the Nirbhaya incident, madam, lot of funds has been created for the Nirbhaya fund. How much fund has been allotted for these things? Ma'am, regarding the sexual harassment of children, we have something called the Child Line, which is one of the best institutions in this country. It was started during Atalji's time, and it's gone from strength to strength. We now we're working with 700 NGOs. Now, what we do in real time is we get phone calls from children who need help from their parents, from their caretakers, from teachers, and every month we get over 400,000 phone calls. The response is not only immediate. If a child needs to be picked up or some other action needs to be taken, it is done within the hour. If it's just a child that is complaining,
about something, then he is talked through or she is talked through the process. Apart from that, we have started something new, which is at the moment, it's called e-box. Many children are sexually harassed by people they know. It's not always a stranger. It's done within the neighborhood, within adults they know. And they get very scared about complaining. So we have started something new called the e-box. Any child, any parent, anybody who doesn't want to make it public, but wants us to take action, can go to the e-box, put in, it's very simple, they enter their, whatever they need and their address, and then we take action. Even though this e-box is just a few months old, we have received hundreds of complaints, and in every single case, action has been taken. What we need is complaint. You know, to just generally be able to say, all right, sexual harassment is taking place, there's very little that we can do, unless we are complained to. If we can use e-box properly, Childline properly, this incident can come down a lot. Sir Pritam Munde ji, short question. Yes. Thank you very much, ma'am, for giving me the opportunity. Yes, पूछिए. इसी से रिलेटेड सवाल है मैडम. चिल्ड्रन होम या ऑर्फनेजेस में भी बच्चों की ट्रैफिकिंग तो काफी अगली स्टेप है, पर इन आश्रमों में भी बच्चों के साथ जो शोषण होता है अलग अलग तरीके से, उस पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार क्या कोई सख्त कदम उठाने वाली है? जैसे कि चाइल्ड केयर होम जो होते हैं उनके केयर टेकर ही वो बच्चों के शोषण करते हुए नजर आते हैं. ऐसे महाराष्ट्र राज्य में हमने काफ़ी बार ये देखा हुआ है. तो अगर ये संस्थाएं अगर एनजीओ भी रन कर रही है तो गवर्नमेंट हैज़ एवरी राइट टू कीप अ वॉच ऑन इट. तो जो केयर टेकर्स हैं उनके बारे में कोई सख्त नॉर्म्स गवर्नमेंट लाना चाहती है कि जो इन आश्रमों में जो बच्चे हैं उनका शोषण रोकने के लिए क्या सरकार कोई सख्त कदम उठा रही है? No, there are already strict norms for caretakers of orphanages. The point is that these children are vulnerable. There is nobody except the caretaker to look after them. So if the fence starts eating the grass, there's very little we can do. Whether it's central government or it's state government, how can a 24-hour watch be kept on a caretaker who abuses the children? However, we are doing spot checks. I have written to every member of parliament several times asking them if they can visit without any prior warning the childcare institutions in their own constituencies, so that we can see for ourselves whether something is wrong. If our members of parliament, each one will have, say, 2 or 3 maximum, if they can put them under their own watch, I'm sure we will be able to assure much better systems. Question number 225, Sri Lakshman Gelwa ji. Question number 225. मालूम है? Question number 225. Yes, Minister. एक उत्तर सभा पटल पर रखा गया है. Supplementary. अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूं कि बैंक देश के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को कामकाज बढ़ाने की दृष्टि से निवेश करने के लिए ऋण प्रदान करती है, परंतु बड़े लोग और उद्योगपति ऋण तो लेते हैं लेकिन ऋण वापस नहीं करते. वैसे क्या जानबूझकर के ऋण नहीं चुकाने वाले उद्योगपतियों एवं व्यापारी एवं अन्य के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहती है? यदि एफआईआर दर्ज करना चाहती है तो जैसे हमारे यहाँ उद्योगपतियों का एक लिस्ट है, कई लाख करोड़ रुपया लेकर के ऋण बैंकों को चुकाते नहीं और देश से कहीं बाहर चले जाते हैं. वैसे हमारे काफ़ी लिस्ट है. तो क्या मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज सरकार करना चाहती है? यदि चाहती है तो कब तक दर्ज करेगी? सर, बैंकें ऋण देती हैं व्यवसाय या व्यापार या अपने काम को चलाने के लिए, पर कभी कभी ये समझ में आता है वो कर्जदार कुछ कारणों से डिफ़ॉल्ट करता है.
अब इसमें जैसे आपने बिलफुल डिफॉल्टर की बात की है, तो हमने इसकी कैटेगरी बनाई हुई है। अब इसमें कैटेगरी में ऐसा है कि ऐसे कर्जदार जो लोन को भुगतान करने की कैपेसिटी में तो होते हैं, पर जानबूझकर इसका भुगतान नहीं करते हैं। ऐसे कर्जदार जो लोन किसी काम के लिए लेते हैं, पर खर्च किसी और काम के लिए कर देते हैं, जैसे घर बना लिया, ऐसा कोई काम कर लिया। और कुछ ऐसे भी हैं जो कर्ज लेने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं और धन को अपने बिजनेस से निकालकर दूसरे काम में लगाने का काम करते हैं। ऐसे भी है कि कर्जदारों ने बैंक की जानकारी के बिना फिक्स एसेट और इमूवेबल एसेट को लोन लेते वक्त सिक्योरिटी के रूप में जो दिया था उसको बिजनेस से हटा लिया। इन सब की जानकारी हमारे पास है और समय समय पर इसकी हम समीक्षा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंदर ऐसी संख्या करीब 9,130 है और इनमें जो राशि इन्वॉल्व है 91,155 करोड़ रुपया है और इसको वसूलने के लिए हम विभिन्न तरीकों से कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे हमने 8,364 लोगों के खिलाफ सूट फाइल कर दिए हैं और 2024 के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है और सर्वेसी और एक्शन भी 620 के हिसाब से कर रहे हैं। पर इसमें हम लोग सख्त हैं और इसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत हम सारे काम कर रहे हैं और मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे इस समय में ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं मिली है। जो पुरानी शिकायतें जिन लोगों के खिलाफ मिली है उनके खिलाफ भी हम कड़े कदम उठा रहे हैं। इसमें जब भी कोई आवश्यकता होगी कोई भी कमी छोड़ी नहीं जाएगी। सेकंड सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदया, सरकार को चाहिए था कि स्पष्ट रूप से मेरे सामने सूची लंबी है, मैं बता सकता हूं सदन को आपके माध्यम से, क्या सरकार उन प्रावधानों को बदलने का प्रयास कर रही है जिससे चूककर्ताओं के नामों की जानकारी जनता को हो सके? अगर हाँ तो ये प्रावधान कब तक तैयार होगा और कब तक लागू होंगे? कृपया सरकार बताने की कृपा करें। इनकी जानकारी का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत बैंक अपनी वेबसाइट पर ये सारे नाम देती है और जब कभी जहाँ कहीं ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम कदम उठाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब बिलफुल डिफॉल्टर्स के फ़ोटो को सार्वजनिक करने का भी प्रावधान दिया हुआ है और RBI के दिशा निर्देश के अनुसार इसका हम पालन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर माननीय सदस्य जानकारी लेना चाहें तो संबंधित बैंक की वेबसाइट पर इसकी जानकारी कर सकते हैं। B. Senguthan is there? No. Ravindra Kumar Jaina. Thank you, Speaker Madam. Speaker Madam, we have discussed in this House about the case of Vijay Mallya. But the fact remains that there are several versions of Vijay Mallya, sometimes bigger versions, sometimes smaller versions of Vijay Mallya, who are moving within the country and beyond the country also. The list that have been submitted here in the answer shows about the public sector bank defaulter. But there are other institutions like State Trading Corporation, MSTC, MMTC, which have given several thousand crores of line of credit to various corporate houses. And the fact also remains that there are various corporate houses which have defaulted this country of public money running into several thousands of crores of rupees. So my question to the Honorable Minister of Finance through you is that whether the government will come out with a list of such defaulters with quantum of default and what action the government intends to take to recover that thousands of crores of public money which have been taken away by corporate houses. Thank you, Madam. सर, जैसा हमने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद इस दिशा में बहुत सख्त और सक्रिय है और हम कदम उठा रहे हैं। एक केस का माननीय सदस्य ने जिसका जिक्र किया, मैं उस केस की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि उन सज्जन को लोन सितंबर 2004 में दिया गया था और जिसको 2 फरवरी 2008 में रिन्यू किया गया था। 30 अप्रैल 2009 को वो केस NPA हुआ और 21 दिसंबर 2010 को UPA सरकार के दौरान NPA को रीस्ट्रक्चर किया गया और बाकी अन्य सुविधाएं भी दी गई। और जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, अब तक ED ने संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 8,040 करोड़ रुपए से ज़्यादा है अटैच कर दी है और जांच के दौरान उनके सम्मन भी हम लोगों ने जारी कर दिए हैं, पर वो जांच के लिए नहीं आए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सज्जन अब यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं और हमने उनके पासपोर्ट को रिवोक करने की रिक्वेस्ट कर दी है और तभी से पासपोर्ट
अथॉरिटी ने उनके पासपोर्ट को रिवोक कर दिया है। तो हम इस मामले में सक्रिय और सतर्क हैं, और ऐसी भी कोई जानकारी मिलेगी तो हमारी सरकार कोई भी कदम उठाने पर पीछे नहीं रहेगी। Anand Hegde, any question you have? Yes, short question. नंबर 226। No, 2 to 6 नहीं ले रहे हम। इन्हीं का है मैडम। Okay, 2 to 6. Question number 2 to 6. एक उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। That's all. You have short question if you can. Now it is no time. Yes. अध्यक्ष महोदय, आपसे माध्यम से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, समय बहुत कम है। जो सेस के जरिए जो आमदनी है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अपना ऑब्जर्वेशन रहा है कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें ज़्यादा योगदान रहा है पेट्रोलियम और डीजल सेस का। डीजल और पेट्रोलियम सेस के जरिए जो 1,90,000 करोड़ से ज़्यादा जो आमदनी हुई है उपभोक्ताओं को देने के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए सरकार ने क्या सोचा है, क्या कदम लिया है? जी, सेस का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयोग होता है, ग्रामीण सड़कें बढ़ाने में होता है, हाईवे बनाने में होता है, और स्वाभाविक है कि उपभोक्ता उसका लाभ सड़कों पे उठा ही रहे हैं, हाईवे पे उठा रहे हैं। Thank you. Question hour is over. Question hour is over. Papers to be laid on the table. Sri Jagat Prakash.